वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज है, उसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर जो है इनमें से किस टाइप का रिसोर्स है? पहला ऑप्शन है रिन्यूएबल, फ्लो, बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको दोबारा से बनाया जा सके, तो आयरन ओर को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। फ्लो करता है क्या आयरन ओर? नहीं करता है, ये भी नहीं हो सकता। बायोटिक, तो बायोटिक वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बनता है आपका नॉन रिन्यूएबल। तो यही आपका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। देखिए पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए मैंने आपको चैप्टर में बताया था पंजाब में क्या है, बहुत सारी कैनाल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियों जैसी कैनाल्स हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इरिगेशन की वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंटेंसिव कल्टीवेशन, नहीं। ओवर इरिगेशन, राइट, यही आपका सही आंसर है। ओवर ग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन सही आंसर यहाँ पे नहीं है पंजाब के केस में। थर्ड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। देखिए जरा, टेरेस कल्टीवेशन हमने आपको बताया था कहाँ पे होता है, माउंटेन्स में होता है। तो ऑब्वियसली पंजाब में माउंटेन्स तो है नहीं, हरियाणा में भी नहीं है। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश वो तो ऑलरेडी बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, क्योंकि वहीं पे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमेंटली फाउंड। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट इनमें से किस स्टेट में पाई जाती है प्राइमरीली, है ना? तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। राजस्थान नहीं, एरिड सॉइल पाई जाती है या डेजर्ट सॉइल पाई जाती है ना? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र कहाँ पे आता है? डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है और वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे, है ना? इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिए हैं, अराउंड 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। पहला है नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। 3 स्टेट के नाम बताइए जहाँ पे ब्लैक सॉइल है और कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो उनमें उगती हैं। तो देखिए इसका आंसर, ये देखिए, तो कौन से 3 स्टेट हैं? महाराष्ट्र, है ना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, है ना? तो ये जो 3 स्टेट है यहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और जो मेन जो क्रॉप है जो कि इस सॉइल में होती है वो कौन सी है? कॉटन कॉटन क्रॉप, है ना? कॉटन जो है वो मेन क्रॉप है जो कि ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। अब देखिए जो कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है रिवर डेल्टास में, है ना? जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो रिवर डेल्टास है वहाँ पे कौन सी सॉइल मेनली पाई जाती है और 3 मेन फीचर्स उस सॉइल के हमको बताने हैं। तो जो डेल्टास होते हैं, ठीक है, तो डेल्टा में कौन सी सॉइल होती है? एल्यूवियल सॉइल होती है। तो इसका आंसर भी वैसे ही कुछ लिखेंगे, एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, 3 फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। अब एल्यूवियल सॉइल है तो एल्यूवियल सॉइल के फीचर भी हमने पढ़े हैं। क्या है? एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। दे आर आइडल फॉर ग्रोइंग शुगर कैन, व्हीट एंड पैडी। ये शुगर कैन, व्हीट और पैडी, इनके लिए वो आइडल होती है। द रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे कल्टिवेशन बहुत अच्छे से होता है और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कॉन्टूर लाइन के अकॉर्डिंग आपको प्लांटेशन करना है ना? या फिर आप जो स्टेप फॉर्मिंग है ना, वो कर सकते हैं। तो वही सब इसमें लिखना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन हिली एरियाज सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लगिंग अक्रॉस कंटूर लाइन्स, है ना? कंटूर लाइन्स मैंने आपको बताई थी, सेम हाइट की जो लाइन होती है किसी भी माउंटेन पर उनको कंटूर लाइन्स बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको प्लगिंग करनी है। मेकिंग यूज ऑफ टेरेस फॉर्मिंग टेक्निक, या फिर आप टेरेस फॉर्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फॉर्मिंग में जो स्टेप्स बनाते हैं ना, यूजिंग स्टेप्स ऑफ ग्रासेस टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। तो जो स्टेप्स बनाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सब एग्जांपल। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें लाइफ होती है किसी भी तरह से, और अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें लाइफ नहीं है ना। यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। बायोटिक रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोस्फीयर, जिनको बायोस्फीयर से हमने ऑब्टेन किया और जिनमें लाइफ है। एग्जाम्पल क्या होता है, एनिमल्स रिसोर्सेज हैं, है ना, प्लांट हो गए, प्लांट में भी लाइफ होती है, ह्यूमन बीइंग हो गया। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि आपके वाटर हो गए, मिनरल्स हो गया, मैटर हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, एटसेट्रा, तो ये सारे आपके कहलाते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। नाउ अब देखिए ये आपके शॉर्ट आंसर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाट हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 to 61। देखिए जरा क्या बोल रहे हैं, इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है ना, किस टाइप की लैंड है, किस टाइप से उसको यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि 1960 या 61 के बाद से इंडिया में जो कल्टिवेटेबल लैंड है ना, जो या जो फॉरेस्ट एरिया है, सॉरी कल्टिवेटेबल नहीं, जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा क्यों नहीं है ना। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर वर्क कर रही है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो उसके क्या क्या कारण है ये हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो देखिए क्या लिखते हैं, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरी डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड मीन फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग एंड वेस्ट लैंड। देखिए इंडिया में ना जो लैंड है उसको 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला है एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी जमीन जहाँ पे खेती की जाती है। सेकंड है फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे जंगल है। थर्ड है लैंड मीन फॉर पास्चर्स, कुछ लैंड है जो ग्रेजिंग के लिए यूज होते हैं। पास्चर लैंड मतलब जहाँ पशु जो कैटल्स होते हैं वो चराई करते हैं ना, पास्चर लैंड। एंड फोर्थ है वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड वो जमीन है जो किसी काम की नहीं है ना। तो ये 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। वेस्ट लैंड में क्या आ जाता है, जो कंकड़ पत्थर वाला है, एरिड रीजन है या डेजर्ट रीजन है। एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा देखिए जो वेस्ट लैंड में और कौन सी जमीन आ जाती है, ये तो आती है जो नॉन एग्रीकल्चर वाली है, मतलब मेरा मतलब है एरिड जहाँ कम बारिश हो रही है वो आ रही है, डेजर्ट एरिया आ रहा है या रॉकी लैंड आ रहा है वो तो आ ही रहा है। साथ ही साथ ऐसी ज़मीन जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे, मान लीजिए कोई कॉलोनीज बन रही हैं, हाउसिंग के लिए यूज़ हो रही है, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है या इंडस्ट्रीज लगी हैं बड़ी बड़ी, तो वो ज़मीन भी आपकी कौन से में आ जाएगी, वेस्ट लैंड में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा हमारे यहाँ देखिए 54% ऑफ द टोटल लैंड आर कल्टिवेटेबल एंड, ठीक, तो जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 54% जो पार्ट है वो कल्टिवेटेबल है, वहाँ पे खेती की जा सकती है। 22.5% है वो कवर्ड बाय फॉरेस्ट है ना, टोटल एरिया का 22.5% फॉरेस्ट कवर है। एंड 3.45% यूज फॉर ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग के लिए कितना यूज होता है 3.45%। द रेस्ट इज वेस्ट लैंड। अच्छा देखिए इन तीनों का ऐड करते हैं 54%, 22.5% एंड 3.45%, तो ये होता है पूरा 79.95%। तो इतनी जो ज़मीन है वो हमारे लिए किसी ना किसी तरह से यूज़फुल है, और द रेस्ट इज वेस्ट लैंड, बाकी जो है वो वेस्ट लैंड में आ जाती है विथ टेरेसेस और मिसलेनियस कल्टिवेशन। ओके, तो अब देखिए ज़रा, ऐसा नहीं है कि वेस्ट लैंड बिल्कुल बेस्ट ही होती है, उसका हम दूसरे कामों में यूज़ करते हैं। द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज सिंस 90। अच्छा जो फॉरेस्ट एरिया है क्या है कि जो इकोलॉजी है ना, जो एनवायरनमेंट है उसको एक बैलेंस देने के लिए ये एक साइंटिस्ट ने बताया है कि अराउंड 33% जो एरिया है टोटल जोग्राफिकल एरिया का वो फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी आप ठीक से जो इकोलॉजी है वो मेंटेन हो सकती है। तो लेकिन हमारे इधर कितना है 22.5%। ओवरऑल इंडिया की बात करें मध्य प्रदेश में 33 से ज़्यादा है। तो इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई हैं, लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आई हैं, लेकिन 1960 के बाद से इसमें बिल्कुल भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो रीजन हमको यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखा है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमको खेती की लोगों को लेके खाना की ज़रूरत थी, है ना, हम अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट कर रहे थे, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए ना खेती करने के लिए, तो वो हुआ, डेवलपमेंट वर्क्स हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेलवेज बनाए, हाईवेज बनाए, ठीक है, डैम्स बनाए, तो
इन सब के लिए हमें क्या है, जो फॉरेस्ट है वो उनको क्लियर करना पड़ा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा, जंगलों को काटना पड़ा। जगह कहाँ से लाओगे, जंगल को काट के जाती है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत सारे नए नए आपके शहर बने, तो इन सब की वजह से क्या हुआ, हमारा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें थोड़ी सी कमी ही आई है। तो यही एक कारण रहा है कि हमारा जो 10 लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज बाय ओनली अबाउट 4% इन 1960 टू 61। अब देखिए इतना सारा हमने लैंड यूज किया है, बहुत सारा फॉरेस्ट हमने काटे हैं, उसके बाद भी 4% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये 4% कैसे देखने को मिला है, तो ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसकी कोशिश, उसने प्लांटेशन किया है, नए नए जंगल बनाए हैं, उससे इसमें 4% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका आप बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है इसके बारे में हमको लिखना है। तो ये हमारा लास्ट आंसर है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज। देखिए जब टेक्निकल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज। देखिए जरा, टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे हमको क्या होते हैं, न्यू न्यू एडवांस इक्विपमेंट्स मिलते हैं, मशीनें मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए आपको फर्नीचर बनाना, तो पहले फर्नीचर बनाने के लिए आप हाथों का यूज़ करते थे, है ना, एक दिन में एक ही फर्नीचर बन पाएगा, तो एक पेड़ काटता था, जितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी उतना ही तो काटेंगे ना। अब यहाँ पे मशीनों की वजह से एक दिन में आप 100 टेबल कुर्सी बना लेते हैं, तो अब आपको बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत होगी, है ना। तो ऐसे ही सेम हर एक चीज़ में सेम आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें आ गई हमारे पास, है ना, और मशीनों की वजह से प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। अब जब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, तो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बहुत तेज़ी से। सेकेंड है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री राइजेस, द नीड्स ऑफ पीपल ऑल्सो राइजेस, इट अगेन रिजल्ट इनटू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए दिस इज लाइक अ सर्किल, है ना। क्या हो रहा है, पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उससे क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी। अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। अब लोगों की जब इंक्रीज होगी इनकम, तो उनके जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, है ना, ज़रूरतें बढ़ेंगी तो फिर वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो दोबारा से फिर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन की वजह से दोबारा से रिसोर्सेज का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक विस्कस सर्कल की तरह है, जो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है, जब पैसा होता है लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो इट हेल्प्स टू मेक और कन्वर्ट वेरियस मटीरियल्स फाउंड अराउंड अस इनटू रिसोर्सेज। तो जब देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी वजह से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको किसी ना किसी रूप में यूज़ करने की कैपेसिटी हमारे पास जनरेट हो जाती है। तो यही सब रीज़न है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है ना, तो उसकी वजह से हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने लगते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमको कौन सा करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी से, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।